मैं शाहीना के शहर में खोया हुआ था और टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था कि उसने एक दफा फिर मेरी तरफ देखा और थोड़ा सख्ती से बोली, सवाल हल कर। और मैं उसके दिए गए सवालात को हल करने लगा। इसी दौरान निदा मैडम किचन से नमूदार हुई और शाहीना के सामने चाय की एक बड़ी सी प्याली रख दी और बोली, कैसा जा रहा है तुम्हारा स्टूडेंट? तो शाहीना बोली, वैसे तो ठीक है, बस कुछ कमियां हैं, वो मैं दूर कर दूंगी। निदा मैम ने ये सुना और वापस किचन में चली गई। जैसे ही निदा मैम किचन में दाखिल हुई, मैंने देखा कि इरम दूध पीते पीते सो गई थी और ये चीज शाहीना मैम ने भी नोट कर ली। इसलिए उसने इरम के मुंह से दूध निकाला और उसे साथ वाली चारपाई पर डाल दिया। उधर शाहीना ने जैसे ही इरम के मुंह से दूध निकाला, एक दफा फिर मेरी आंखों के सामने मैडम शाहीना के खूबसूरत गुब्बारों का नजारा आ गया। पिछली दफा तो निकलने वाले सिर्फ एक कतरे दूध ने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचाई थी, जबकि इस दफा तो मैंने उसके दूध के काफी सारे कतरे निकलते देख लिए थे। और मैं जो पहले ही काफी हॉट हो रहा था, यह मंजर देखकर अब मैं और भी हॉट हो चुका था और मेरा गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। उधर इरम को बिस्तर पर लटा कर वो दोबारा मेरे सामने बैठी और जैसे ही उसने चाय पीने के लिए प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक उसका हाथ फिसला और सारी चाय नीचे गिर गई, जिससे बरामदे का सारा फर्श गंदा हो गया। जैसे ही मैंने देखा कि मैम से चाय नीचे गिरी है, मैं अपनी सीट से उठा और फर्श साफ करने के लिए साफी लाने के लिए जो ही वॉशरूम की तरफ जाने लगा, तो शाइना मैम ने मुझे सख्ती से मना करते हुए कहा कि मैं अपने सवाल हल करूं। ये काम वो खुद कर लेंगी। चुनाचे मेरे देखते ही देखते वो वॉशरूम की तरफ चली गई और फिर वापसी पर एक बड़ा सा रोला यानी गंदा कपड़ा जिसको गीला करके सैन वगैरह साफ करते हैं, बरामदे के फर्श पर रखा। फिर उसने पीछे से अपनी कमीज को ऊपर किया, जिससे उसकी बड़ी सी ढोलकी की दोनों फाड़ियां नुमाया नजर आने लगी, जिन्हें देखकर मैं सवाल सवाल हल करना भूल गया और चुपके चुपके से नजारा करने लगा। कमीज ऊपर करके वो अकड़ू फर्श पर बैठी और फर्श पर परोला फेरने लगी। उसे परोला फेरते देखकर अचानक मेरे शैतानी जहन में एक प्लान आया और फिर अगले ही लम्हे मैंने उस प्लान पर अमल करने का फैसला कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने बज़ाहिर अपनी सारी तवज्जो सवाल हल करने पर रखी, लेकिन उसके साथ साथ अपना बायां पाँव थोड़ा आगे करके उसके अंगूठे का रुख ऊपर की तरफ कर लिया और इंतजार करने लगा। और फिर मेरे अंदाजे के आइन मुताबिक शाहीना मैम परोला फेरते फेरते आहिस्ता आहिस्ता पीछे मेरे बाएं पाँव के अंगूठे की तरफ आने लगी। होते होते जैसे ही शाइना मेरे अंगूठे की रेंज में आई, मैंने अपना अंगूठा थोड़ा आगे कर दिया। जैसे ही मेरे पाँव का अंगूठा उसको टच हुआ, वो एकदम ऐसे उछली जैसे कि उसे 440 वॉल्ट का करंट लगा हो और मेरी तरफ देखने लगी। लेकिन मैं तो बड़ा मासूम बना, उसके दिए हुए सवाल हल कर रहा था। उसने चंद सेकंड तक मुझे घूरा, लेकिन मैंने उसके घूरने को लिफ्ट ना कराई और पहले से भी ज्यादा अनुभाग से सवाल हल करने लगा। आखिर वो औरत थी और मेरी टीचर भी, इसलिए चंद सेकंड में ही वो मेरी शरारत को समझ गई, लेकिन कुछ ना बोली और ना ही कोई रद्द अमल शो किया। और उसके बाद वो एक दफा फिर नीचे बैठी और दोबारा से परोला फेरने लगी। इस दफा भी वो जैसे ही मेरे अंगूठे की रेंज में आई, मैंने एक दफा फिर अपना अंगूठा आगे बढ़ाया और उससे टच कर दिया। लेकिन पहली बार के बरक्स इस दफा उसका रद्द अमल काफी मुख्तलिफ था। उसने मेरे अंगूठे को अपनी कश्ती पर महसूस तो किया, लेकिन बेनियाज बनी रही और फिर उसी बेनियाजी से फर्श पर परोला फेरने लगी। उधर मेरा अंगूठा अभी भी उसको टच कर रहा था और मेरा ख्याल है कि मेरे अंगूठे के इस टच ने उसको भी मजा देना शुरू कर दिया था और मेरी तरह वो भी हॉट होने लगी थी, क्योंकि परोला फेरते फेरते उसने अपनी खुद को मेरे अंगूठे से सिर्फ 1 इंच पीछे किया और अब मेरा अंगूठा उसकी कश्ती के किनारों को छू रहा था। वाह, स्वाद आ गया बचाओ, क्योंकि मेरे खुरदरे अंगूठे को महसूस करके भी उसने अपना कोई रद्द अमल शो न किया और ऐसे बनी रही कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो। उधर मेरा सारा वजूद मस्ती में भर गया और फिर ऐसे ही परोला फेरते फेरते अचानक पता नहीं कैसे उसका हाथ मेरे सामने धरी मेज पर लगा, कि जिससे मेरा स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल और दीगर अशिया उसके पास नीचे फर्श पर गिर गई। जैसे ही मेरा सामान फर्श पर गिरा, उसने एक मस्तानी नजर से मुझे देखा और बोली, चलो जल्दी से अपना सामान उठाओ, मैंने परोला फेरना है। उसकी मस्त आंखों में कोई ऐसा पैगाम जरूर था कि जिसे समझते ही मैं बिना कोई बात किए उसके पास नीचे बैठ गया और अपना सामान इकट्ठा करने लगा। सामान उठाते उठाते मैंने देखा कि मेरी एक पेंसिल और रबड़ उसके सामने और थोड़े आगे पड़ी हुई थी और वो मेरी तरफ से बज़ाहिर बेनियाज होले होले परोला फेर रही थी। मैंने एक नज़र शाहीना मैम की तरफ देखा और फिर अपनी पेंसिल पर नजर डाली। उससे थोड़ा आगे ही तो मेरी पेंसिल और रबड़ पड़ी थी। ये देखकर मैंने हिम्मत की और मैंने अपना हाथ उसकी दोनों टांगों के दरमियान से गुजारा और अपनी पेंसिल उठा ली और फिर हाथ की वापसी पर जानबूझकर लेकिन बज़ाहिर इत्तफाकन अपने उल्टे हाथ को उसके साथ टच कर दिया। मुझे इस काम में इतना मजा आया कि मेरे अंदर तक मस्ती भर गई और उसके जबरदस्त लम्स से पप्पू मियाँ को होश आ गया। लेकिन उस वक्त पप्पू के होश में आने का किस काफिर को होश था। इतना वाज़ेह मसाज होते देख कर भी उसने मुझे कुछ न कहा
اور وہ ویسے ہی بظاہر پرولا پھیرتی رہی، جس سے میری ہمت میں کچھ اور اضافہ ہوا، اور اس دفعہ میں نے ربڑ اٹھانے کے لیے اس کی ٹانگوں کے بیچ ہاتھ کیا۔ میں چاہتا تو اس وقت پینسل کے ساتھ ساتھ ربڑ کو بھی ایک ہی بار میں اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ وجہ میں نے ایسا نہ کیا کیونکہ میں سیکنڈ چانس بھی لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس دفعہ بھی دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو اس کی ٹانگوں سے گزارتے ہوئے وہ ربڑ پکڑ لی اور اپنے ہاتھ کو واپس لانے لگا، اور اس دفعہ میں نے اپنا ہاتھ سیدھا رکھا اور تھوڑا اوپر کر کے اس پر پھیر دیا۔ جیسے ہی میرے ہاتھ نے اس کو مس کیا، واضح طور پر میں نے شاہینہ کے منہ سے ایک سسکی سنی اور میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ شائنہ کو چھو کر میں اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ موقع دیکھ کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے پپو پر رکھ دیا۔ پہلے تو اس نے اپنے ہاتھ کو سختی سے پیچھے کر لیا، لیکن جب میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ رکھا تو ہاتھ پڑتے ہی پہلے تو وہ تھوڑا سا چونکی، پھر جیسا کہ اس جیسی ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس نے حیرت سے مجھے اور پھر میری باڈی کو دیکھا۔ وہ ایک دبلے پتلے لڑکے کے ساتھ لگے اتنے بڑے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ پہلے تو اس نے ہلکا سا چھو کر دیکھا اور پھر اس کے سائز کا اندازہ لگاتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے نیچے والا ہونٹ اپنے دانتوں تلے داب لیا اور پھر بے اختیار اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی اور میری طرف دیکھتے ہوئے اسے مسلسل دبانے لگی، جیسے اسے ابھی بھی اس بات کا یقین نہ آ رہا ہو کہ میرے پاس اتنا شاندار ہے۔ اچانک کچن سے کچھ کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دی اور یہ آواز سنتے ہی وہ ایک دم محتاط ہو گئی اور چھوڑ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ میں سب کام بھول کر سوال حل کرنے لگا اور آنے والے وقت کا اندازہ کرتے ہوئے پپو میاں کو شاباش دیتے ہوئے سوچا کہ ایک اور خاتون پپو میاں کا نشانہ بننے والی تھی۔ پھر اس کے بعد میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ خوش قسمتی سے یہ آنٹی بھی کس قدر آسانی سے میرے ساتھ پھنس گئی۔ میری اس شوق سوچ پر میرے اندر سے آواز آئی کہ زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کیا معلوم تم نے آنٹی کو گھیرا ہے یا آنٹی نے تم کو پھنسایا ہے۔